हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नीट 2025 के लिए 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी के बारे में एक महीने पहले या 25 दिन पहले लगभग प्लानिंग किया था। मैंने क्या बताया था कि हम 3 स्टेप में फॉलो करेंगे जिससे हम नीट का पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। वो क्या था? पहले हमने बोला था फर्स्ट स्टेप हमारा है कि नीट 37 ईयर PYQ, इससे पूरा आइडिया लग जाएगा हम पेपर सेट जो कर रहा है वो उसका माइंड सेट क्या है। दूसरा हमने बोला था कि आपको 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि चल रहा है देंगे चैप्टर वाइज, है ना, जो कि चल ही रहा है। तीसरा मैंने बोला था 20 से 25 गेस पेपर देंगे, तो 45 क्वेश्चन का नीट का पेपर यहीं से आएगा नीट 2025 का। यकीन मानो, बस डाटा चेंज हो सकता है, आपकी केमिस्ट्री बस इतना कर लो, यहीं से आएगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे पूरा चैप्टर रिवाइज कराते हैं और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, सारे बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, पूरा आपका फॉर्मूले वगैरह जो भी ट्रिक टेक्निक होता है वो यूज हो जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, इसमें आपसे बोला था, क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। मैं ठीक है, देखिए कलर चेंज कर लूँ फिर मैं आपको, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3। आपको बोला है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप किया गया है एक सॉल्यूशन में जिसका pH कितना है, 3 है, ये आपको गिवन है। द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड क्या। तो मैं आपको सबसे पहले तो ट्रिक बताऊंगा क्योंकि लॉन्ग मेथड से कोई मतलब है नहीं। ट्रिक क्या है, कभी ऐसा क्वेश्चन आए pH ऑफ हाइड्रोजन पूछता है ना, तो आप हमेशा याद रखना जो EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो क्या होता है ऐसे केस में माइनस इस 0.59, है ना। और यहाँ पे आपके पास जो भी pH गिवन हो, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो सबसे पहले, तो आपके पास यही आ 0.059 और pH 3 पुट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा -177, है ना। और यहाँ पे आपके पास ये मल्टीप्लाई करो, इधर आपके पास ये भी आ जाएगा -0.177। अब देखो आपके ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा पावर के टर्म्स में लिख लेंगे। पावर के टर्म्स में कैसे लिखोगे कि आपके पास डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन ये है, इसको ये गिवन है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। देखो अगर इसको हम सही है, इसको हम डेसिमल को 2 डिजिट तक ले जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 17.7 इंटू 10⁻, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव 2 डिजिट खिसकाए हैं डेसिमल को, तो इसलिए -2, और ये माइनस तो पहले ही था, तो ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है। ठीक है, मैं कहूँगा ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख लो, लेकिन एक दूसरा मेथड है ना, उसको भी सिखाता हूँ आखिरकार कैसे आता है उस फॉर्मूले से। आप इसको पहले लिख लो। अब देखो मैंने ये बोला, दूसरा मेथड आपको भी मैं सिखा देता हूँ। देखो दूसरा मेथड क्या था, इसको मुझे दूसरा मेथड क्या था हमारे पास कि आप सबसे पहले H+ का आप रिएक्शन लिखो। आपको ये H+ का बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन लिख लो बस, 2H+, और यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो, हाफ के टर्म्स में भी लिख लो, बस बैलेंस होना चाहिए, है ना, ये लिख लिया। अब हमेशा याद रख लो जो स्टैंडर्ड आपके पास हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है E0, हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0। अब आपने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा होगा, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E सेल बराबर आपने पढ़ा है, क्या होता है, E0 सेल -0, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये लेते हैं। 5 ना कंसनट्रेशन 1 मोलर होता है, टेम्परेचर आपके पास 25 होता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन। और यहाँ पे प्रोडक्ट में गैस है, PH2 लिख लिया, है ना, और यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, H+ लिख लिया, H+ का स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ पे प्रेशर PH2 आप क्या ले लोगे भाई, ये 1 हो जाएगा। आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा, जो मैंने ऊपर लिखा है वही आपको कंक्लूजन, ये आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये बराबर आप लिखते 0.059, इसको ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, फिर -2 इधर चलाएगा कॉफिशिएंट में, तो ये प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, तो -0.59 इंटू आप क्या लिख सकते हो, pH बराबर आपको पता है, pH बराबर क्या होता है, -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो आपके पास ये जब ऊपर जाएगा तो यही आ जाएगा, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। तो बस यही फॉर्मूला था और कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आ गया, बी, ए करेक्ट हो गया ना, ए करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये -2 गिवन है, आपको पूछा था आंसर ये कितना है, तो x की वैल्यू लिखना चाहोगे तो नियरेस्ट इंटीजर अगर आपसे बोलता है, नियरेस्ट इंटीजर ही बोला था, तो मैग्नीट्यूड आप 18 लिख सकते हो, ठीक है, क्या 18, लेकिन पूरा दिया है तो पूरा ही लिख लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। ये नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, क्या लिखा है थोड़ा अच्छे से समझिए।
द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट, ठीक है, सॉल्यूशन विथ अ स्टेडी करंट ऑफ 0.015 एम्पियर फॉर 15 मिनट इज। मास बोला है जिंक का, बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको तरीका आना चाहिए। क्या बोला है, जिंक का मास बोला है ना, जिंक का मास बोला है किससे बनाने के लिए, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। तो देखिए हमें मास चाहिए, जिसका मास चाहिए वो हमेशा कैसे बनेगा, जिंक सल्फेट हमारे पास Zn2+ में होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जिंक। आप कहोगे सर आपने ये कैसे लिखते हैं, देखो जिंक सल्फेट बोला था, हिंट ये है, जिंक सल्फेट बोला तो ZnSO4 हो जाएगा, है ना, ZnSO4, और हमारे पास ये सल्फेट यहाँ पे कितना, ये Zn2 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको लिखोगे ऐसे तो जिंक सल्फेट यही हो जाएगा, बैलेंस है ना। तो इन जनरल यहाँ पे 2 नहीं होता, लेकिन ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर एक्चुअल में ZnSO4 × 7H2 में एग्जिस्ट करता है। हाँ अब देखो मैं क्या बोला था, जब इसे आप बैलेंस करके लिखोगे तो यहाँ पे Zn2+ होता है, SO4 2- होता है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके जिंक +2 में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो यही तो बोला है जिंक हमारा जिंक सल्फेट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराएगा, है ना। ये आपके पास Zn2+ को लिखा, मतलब सल्फेट सोल्यूशन से जो जिंक +2 आया आपने वो लिखा है ना, ये लिखा, और यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट में जिंक बन गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको बैलेंस भी करना होता है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसको क्या कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दो, तो देखो ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, है ना, ये बैलेंस हो गया। अब जो गिवन है वो सबसे पहले आप लिख लो, आपको गिवन क्या क्या है, करंट भी गिवन है, आई कितना गिवन है, 0.015 एम्पियर गिवन है, टाइम कितना गिवन है, 15 मिनट गिवन है ना, टाइम 15 मिनट गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लो, हमें पता है एक फैराडे लॉ होता है, क्या होता है फैराडे लॉ, W = होता है Z, ठीक है, × I × T, Z होता है, क्या होता है भाई, Z। अब निकालने का तरीका देखो, Z बराबर आपके पास होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है एक्चुअल में Z लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास ये होता है E इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट ही होता है, इक्विवेलेंट वेट है। अब कहोगे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, तो इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालते हो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर होता है ना, ये होता है फॉर्मूला एग्जैक्टली। तो अब देखो n फैक्टर इसके केस में कितना हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो n फैक्टर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज ही हो रहा है भाई, तो n फैक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वैल्यू आप पुट कर लो, W बराबर Z की वैल्यू हमारे पास निकाल लो पहले, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई ऐसे, मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई n फैक्टर, है ना, और यहाँ पे 1/f था तो 1/f को हमने इधर लिख लिया, I × T/F लिख लिया। F क्या होता है आपके पास 96,500 कूलाम ना, ये F की वैल्यू कांस्टेंट होती है फिक्स। तो और आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे, तो मॉलिक्यूलर वेट आप जिंक का यहाँ पे लिखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 65.4 होता है, और n फैक्टर आपके पास कितना है 2 है, फैराडे कांस्टेंट कितना 96,500 कूलाम है, I की वैल्यू आपको पता है 0.015 है, ठीक है। टी की वैल्यू पता है 15 मिनट है, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 15 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 60 हो जाएगा 60, तो आपके पास मल्टीप्लाई करो, इसको सेकंड में चेंज करना है, यूनिट सेम होना चाहिए, 15 × 60। तो बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, है ना, और यहाँ पे और कैंसिल आउट करो, मान लेते हैं यहाँ पे 96, मतलब हम 5 से इसको कैंसिल आउट करते हैं कि 5 3 × 5 और 5 1 × 5, और यहाँ पे 4 बच गया, 4 इधर चला गया, 5 9 × 45, और एक इधर 3, ये 0 हो गया, है ना। फर्दर आप इसको डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास जो वेट निकल के आ जाएगा आपके पास हो जाएगा 40, देखो वेट हमारे पास 45.75 × 10⁴ ग्राम आपको लिखना था, एक ग्राम में आ गया आंसर। अच्छा कैलकुलेशन में दिक्कत है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, तो आप इतना तो आई होप कर ही सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 45, क्या बोला था 45 गिवन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है और बी भी है। देखो दोनों आपको सही लगेंगे, लेकिन आपको क्या लिखना सी, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में 10⁻⁴ गिवन था, तो अप्रॉक्स अगर लेगो तो 45 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखने। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा कलर में, सो दैट आपको जब याद करो तो ये याद हो जाए, फॉर्मूले बहुत ही ज़रूरी है, जेड में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं इसको आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये हो गया आपके पास, और एक फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको ये दे दिया, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये,
इसमें क्या बोला था, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। इसमें बोला था एट ए कांस्टेंट करंट वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन AuCl4 minus ion between gold electrode after a period of time 10 minutes the increase in mass of cathode was इतना, the total charge pass। सिंपल है क्वेश्चन। देखो एक ही फॉर्मूला मैंने अभी जो यूज किया वही फॉर्मूला यूज होगा ना। सबसे पहले जो गिवन हो आप उसे नोट किया करो, तभी आपको थोड़ा आसान हो जाएगा काम। गिवन क्या है ना, गिवन है आपको टाइम कितना है, 10 मिनट गिवन है। और 10 मिनट जब भी आपकी गिवन हो तो वो सेकेंड में कन्वर्ट कर लो भाई। 10 मिनट को सेकेंड में 10 × 60 ये सेकेंड में हो गया है ना, ये आपको पास मिनट में था। आपको मास भी गिवन है, मास कितना है, वेट आपको गिवन है, जो वेट गिवन है आपके पास वो है 1.314 ग्राम गिवन। आपसे पूछा गया है द टोटल चार्ज, आपसे चार्ज पूछा है, क्यू पूछा है ना, क्यू आपसे पूछा है, कोई बात नहीं। चलिए इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा, आपको पता है कि अभी हमने ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा, W = ZIT लिखा था, W = ZIT। और Z का आपने फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है कि यहाँ पे देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर Z = इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर है ना, और आपके पास क्या था, इंटू फैराडे, ये भी रहेगा। तो आपने क्या लिख लेना है, इसको Z की जगह आपने लिख लेना है, क्या लिख लीजिए, W। अच्छा वेट सही है, वेट बराबर आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टर इंटू फैराडे। और आपको एक फार्मूला फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, Q = IT, चार्ज बराबर IT होता है ना। तो आपसे यही तो पूछा था, Q आपसे पूछा था। तो यहाँ आप क्या लिख लोगे, आप वैल्यू पुट कर लो, आप Q = निकालोगे तो क्या हो जाए, Q यहीं रहने दो, ये वेट इंटू n फैक्टर इंटू फैराडे डिवाइड बाई मोलर मास है ना, यही करोगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, आपके पास चार्ज निकल के आ जाएगा। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए वेट कितना है, 1.314 है, ठीक है। एन फैक्टर आप निकालो, क्या गिवन था आपको, AuCl4 आयन बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे आप अगर एन फैक्टर निकालना चाहोगे तो एन फैक्टर निकालने के लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बेसिकली AuCl4 माइनस, और ये हमारे पास जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे हमारे पास Au+3 में आता है। अच्छा U+1 में +3 में, दोनों में एग्जिस्ट करता है भाई। ये कुछ रिएक्शन आपको थोड़ा पता होना चाहिए, पर आपको वैलेंसी फैक्टर बहुत ईजी आएगा, जैसे जिंक वगैरह आता है, कॉपर 2+ सिंपली। तो यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है, 3+ है, तो यहाँ पे एन फैक्टर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा सिंपली, है ना। तो बस ये आपको यही एक थोड़ा सा क्लाइमेक्स सीन था यहाँ जो आपको पता होना था, बाकी क्वेश्चन सॉल्व। तो आपके पास यहाँ पे ये हो गया आपके पास वेट, और एन फैक्टर आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। और आपके पास फैराडे 96,500 गुलाम हो ही गया। और यहाँ पे क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास क्या हो जाएगा, एक गिवन है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था, परेशानी में। गोल्ड का आपके पास मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कितना गिवन था क्वेश्चन में, 197 गिवन था, है ना। तो यहाँ पे 197 पुट कर लेना, बस सॉल्व कर लो। वेट क्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻2 फैराड, है ना। आपके पास ये आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और याद रख लेना, यहाँ पे हमारे पास फैराड भी गिवन था, देखो शायद 1 फैराड लिखा है, कहाँ गया आपके पास, एट ए कांस्टेंट करंट वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन आयन बिटवीन आफ्टर 10 मिनट द इंक्रीज इन मास कैथोड इतना, द टोटल चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास ये जो आएगा ये 1 फैराड ही आएगा, कैसे बताता हूँ। देखो ये गिवन है ना फैराड, मतलब आंसर फैराड में पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये था, जो 1 फैराड होता है ना उसका वैल्यू कितना, 96,500 होता है ना, ये गुलाम करके। तो यहाँ पे आपके पास फैराड ही रखना होगा, तभी तो आंसर फैराड में आएगा। तो आपको ये वैल्यू रखना ही नहीं था, केवल फैराड ही छोड़ देना था वहाँ पे, क्या, तभी तो फैराड ही लिखा आएगा, है ना। आपके पास 1 फैराड ही आएगा। तो जब आप सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद 2 × 10⁻⁻2 आपके पास ये फैराड आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन में क्लू था, है ना, ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आंसर कितना आ गया बस, ये आपसे ये एक्स पूछा था, एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये बोला है कि रिडक्शन पोटेंशियल आप आयन्स आर गिवन बिलो, हाँ ठीक है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल आयन का गिवन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है। तो ये इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। क्या होना था कि हमारे पास जितना ज़्यादा
आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। जितना ज़्यादा SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेंडेंसी होगा, है ना। आपको बस यही देखना था। तो देखो ClO4 के केस, ClO4 माइनस के केस में कितना वैल्यू गिवन है 1.19, फिर IO4 माइनस के केस में आपको गिवन 1.65 और BrO4 माइनस के केस में आपको गिवन है 1.74। तो सब ज़्यादा वैल्यू कहाँ है, यही वाला सबसे मोर है ना, मोर है। तो आपके पास BrO4 माइनस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। उसके बाद कहाँ पे आपको दिख रहा है IO4 माइनस का दिख रहा है, यहाँ पे 1.65, यहाँ पे 1.95, फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग नेचर लिख रहा हूँ मैं, और ClO4 माइनस का, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, बी का सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ना, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए आगे देखते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जस्ट उल्टा कर देना। आगे क्या बोला, आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन। कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कंडक्टेंस सोल्यूशन को अफेक्ट नहीं करता है। तो देखो सिंपली है, हमारे पास जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिख लो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, इज अफेक्टेड बाई, पढ़ा तो है कंडक्टिविटी हमारे पास किससे अफेक्ट होता है, बाई कंसंट्रेशन। किसके कंसंट, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और आप ये भी बोल सकते हो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो हमारे पास किस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी लिख, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमारा पास जो इफेक्ट होता है किससे, कंसंट्रेशन से, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से और नेचर ऑफ सॉल्वेंट से। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो होता ही है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोलाइट पे भी होता है, इस पे भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपसे जो पूछा है बी, है ना। तो 3 बात सही होती हैं और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो कंडक्टिविटी याद रख लेना, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सेल पे डिपेंड होता है कंसंट्रेशन पे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है कम है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है भाई, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, बस इतनी बातों पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या लिखा है कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट्स x इंटू इतना ग्राम ऑफ एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कॉपर सल्फेट, x इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, Cu 2+ 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो भाई यही तो है ना, कॉपर आपको अगर लिबरेट करा, क्या बोले 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट इतना ग्राम ऑफ एटम, तो कॉपर अगर लिबरेट कराना है तो सीधी सी बात है कॉपर 2+ में होगा और यहाँ पे कॉपर होगा। आपको लिबरेट प्रोडक्ट में ये चाहिए ना, जो यहाँ पे पूछता है वही तो प्रोडक्ट में चाहिए, तो यही तो बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिखते हो इससे आप ये बोल सकते हो इसको फेरेड बोल, 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 फेरेड, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फेरेड बोलो। तो यहाँ पे 2 फेरेड रिक्वायर, ये 2 फेरेड हमारे पास कितने मोल कॉपर दे रहा है, एक ही तो है कॉपर, 2 फेरेड 1 मोल कॉपर गिवन है। जब भी इलेक्ट्रॉन गिवन है उसे आप फेरेड लिख सकते हो, पर ना यहाँ पे ऐसे, तो 2 फेरेड से 1 मोल कॉपर मिल रहा है। पूछा क्या है कि 1 फेरेड से कितना मिलेगा, तो 1 फेरेड से हमारे पास कितना मिलेगा 1/2 मोल कॉपर मिलेगा, यही तो हो जाएगा। अरे भाई 2 टॉफ़ी का रुपए आपके पास है 10 रुपये है, 10 रुपये है, तो 1 टॉफ़ी कितने रुपए का हो जाएगा 10/2, तो वही बात है यहाँ पे 2 टॉफ़ी 1 रुपए का है तो 1 टॉफ़ी 1/2 का है, डिवाइड कर दो। अब पूछा क्या था आपसे, वेट पूछा था, तो हाफ मोल आपके पास कॉपर है, ठीक है। तो आपको कॉपर पूछा था कितना हो जाएगा, तो मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मोल आपके पास हो गया 1/2, और आपसे वेट ही पूछा था, मॉलिक्यूलर वेट का कॉपर का कितना होता है 63.3 होता है।
तो आप अगर वेट निकालना चाहोगे तो वेट बराबर आपके पास ये कितना हो जाएगा 63, ये लगभग आपके पास 0.3 या 5 होता है ना, जो भी होता है आप देख लें 63 पॉइंट समथिंग होता है, मैं 5 ही लिख देता हूँ और ये डिवाइड बाई 2 कर लोगे, ये वेट आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ग्राम एटम पूछा था। देखो बहुत ही स्टार करके लिखना इस बात को, आपसे क्या बोला था, ग्राम एटम। और ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज पढ़ना। ग्राम एटम बराबर होता है मोल। क्या होता है, कभी ग्राम एटम लिखा हो तो मोल होता है। तो आपके पास मोल तो आ गया था, कितना आया था, 1 फैराडे से कितना मोल आया था, हाफ मोल आया था कॉपर। हाफ मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, हाफ मोल मतलब 0.5 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, है ना। और 0.5 मोल को अच्छे से लिखना चाहो पावर के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या गिवन था, x इंटू 10⁻⁻1, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 5 इंटू 10⁻⁻1 लिख लो। तो आपके पास कितना आ गया, x 5 आ गया, तो x वैल्यू आपके पास 5 आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपसे एक बार जेई में ये भी पूछा है कि वेट बताइए ना, तो वेट ऐसे निकाल लेना, मोल पूछ लिया तो ऐसे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल एट 290 केल्विन, क्या गिवन है, इतना गिवन है, पोटेंशियल गिवन है। तो बोला है, हाँ इस पूछा है पोटेंशियल उसके, द पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल के लिए पूछा है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ सेल के लिए आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, 2H+ गिवन है और क्या गिवन है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन गिवन है और H2 गैस गिवन है ना। और एक्वस वाले को तो आप फॉर्मूले में नहीं पुट करते हो। आपको पता है अभी मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताया, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, चाहे SRP हो, है ना, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, हाइड्रोजन के लिए हमेशा क्या आते हैं, 0 आते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लिख लेना। ठीक है, तो आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन E बराबर E0, और यहाँ पे H+ से कितने जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हुआ है तो SRP हो गया, है ना। और ये आपके पास क्या होता है, -0. आपको ये गिवन है डाटा शायद से 0. देखो ये आपके पास नर्स्ट इक्वेशन में जो आता है ये वैल्यू आपके पास गिवन है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। 0.6/n होता है, n की वैल्यू यहाँ पे कितना है आपके पास, 2 का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन अगर है ना तो आपके पास 2 लिख लो। और लॉग प्रोडक्ट अपॉन कंसंट, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, क्योंकि ये गैस है तो प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे, अगर आपके पास गैस नहीं होता तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते। तो PH2 और यहाँ पे H+ है ना, H+ को आप क्या लिख लो, एक्वस को H+ और यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री जो था उसको स्क्वायर लिख लो, ये हो जाएगा। अब आपको पता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 आपके पास हाइड्रोजन के लिए, मैंने यही तो लिखा है यहाँ पे 0, इसके लिए 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.06 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब फिर से वही बात है, PH2, यहाँ पे आपको PH2 की वैल्यू गिवन थी तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख लिया, PH2 के केस में आपको रख लो वैल्यू 2 गिवन है ना। और H+ का कंसंट्रेशन आपको कितना गिवन है, 1 गिवन है, तो इसको 1 का स्क्वायर लिख लो। अब सॉल्व कर लो, E बराबर आपके पास 0 और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे ये 0.03 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू आपके पास गिवन होगी 0.3010 होता है log 2 की वैल्यू, आपको ये बात ही तो नहीं, हाँ log 2 गिवन है, 0.3 गिवन है, नहीं गिवन होता तो भी आपको पता होना चाहिए 3010 होता है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। तो आपको ये तो गिवन था पहले से, क्या हो जाएगा -0.9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, सबसे यहाँ पे स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या होता है 0 होता है, स्टार करके लिख लेना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। ठीक है, H2O को ऑक्सीडेशन किया है ना, कर लेते हैं इसको भी, क्या हो जाएगा देखना। आपके पास क्या बोला है, H2O को ऑक्सीडेशन, H2O ऑक्सीडेशन करोगे तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितने -2 में होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करोगे तो 2 में हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे आपके पास कितने ऑक्सीजन है, बैलेंस करना है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे नहीं कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप 4 हाइड्रोजन से H+ कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये न्यूट्रल है, यहाँ पे चार्ज है, तो +4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल कर दी। अब आपको पता है वही फॉर्मूला फिर से, W बराबर Z इंटू IT, और एक किसी को शॉर्ट फॉर्म में आप मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो Z बराबर तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई फैराडे, है ना। तो आप मॉडिफाइड वे में लिख सकते हो कि W/E, ठीक है, अपॉन, और IT को आप क्या लिखते हो, I इंटू T बराबर क्या होता है
क्यू होता है, तो यहाँ पे आप क्यू अपॉन, और 1 फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 होता है, कूलाम होता है एक्चुअल में। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, क्यू अपॉन 96,500 कूलाम। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था, आपसे क्यों पूछा था, फिर से वही बात, आपको वेट वगैरह गिवन था क्या, O2 कुछ नहीं गिवन था, कोई बात नहीं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O। तो देखो आपको वेट वगैरह गिवन नहीं था, तो अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको तुरंत देने जा रहा हूँ। क्या मैंने बोला था, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता था, याद है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर होता था। और कभी आपको अगर यहाँ पे वेट गिवन है ना, वेट गिवन है, तो आप एक काम कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ मॉडिफाइड वे क्या करना था इसमें। देखो आपके पास यहाँ पे वेट गिवन था, वेट में आप क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, ऐसा करो मॉलिक्यूलर वेट आपके इधर चला है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट जो W, और यहाँ पे लिख ही लो आप पहले, एक जेड बराबर इक्विवेलेंट वेट को लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई क्या हो जाता है एन फैक्टर, और इंटू क्या हो जाएगा फैराडे हो जाएगा। और आपके पास IT की वैल्यू आप क्या लिख लोगे, Q लिख लोगे। अब एक काम करो, आप W से यहाँ पे क्या करो, या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो दोनों पक्ष में, तो W अपॉन क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हमें मोल करना है कैसे भी करके। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन एन फैक्टर इंटू फैराडे, मॉलिक्यूलर वेट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास Q आ जाएगा। समझ पा रहे हो, Q आ गया। अब आपके पास ये W मोल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा इसमें, मोल बराबर आपको पता है क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। तो यहाँ पे इसके जगह आप क्या लिख सकते हो एन, और आपके पास एन फैक्टर इधर ले आओ मल्टीप्लाई करके, एन फैक्टर हो गया। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे Q अपॉन फैराडे हो गया। तो आपके पास फार्मूला निकल के क्या आया, ये आ गया डायरेक्ट, है ना, क्योंकि आपको मोल गिवन था और एन फैक्टर गिवन था, इसलिए सारा तिकड़म हमने किया है यहाँ पे। तो आओ इसको थोड़ा सा स्मॉल साइज कर देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। बस हो गया, यही काम करना था यहाँ पे, एक्चुअल में मेन काम यहाँ पे आपके पास यही था, है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर लो, आपको एन की वैल्यू कितना गिवन है 1, एन फैक्टर आप यहाँ पे निकालोगे भाई, बैलेंस करके अगर एन फैक्टर निकालोगे 2, अब आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, है ना। तो आप यहाँ पे एन फैक्टर को 2 लिख लोगे, और Q 1 फैराडे की जगह 96,500 कूलाम लिख लोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q बराबर आपके पास है 1.93 इंटू 10⁵ कूलाम। आंसर आपके पास 10⁵ गिवन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर पूछता तो आपके पास 2 हो जाता, नियरेस्ट इंटीजर, है ना। तो आंसर नंबर ये हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप देखो मॉडिफाइड करके कुछ भी चीज़ें गिवन हो सकती हैं, तो आपको बस एक फार्मूला याद होना चाहिए ये वाला, इससे हम डिराइव कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9वां वाला। इसमें क्या गिवन था, इसमें आपको गिवन था कि PT एक मान लो सेल रिएक्शन आपको लिखा हुआ है ना। ये 10 सेल पूछा था, 10 ई सेल फॉर द गिवन सेल, इतना ई सेल भी गिवन है। द वैल्यू ऑफ द ए पूछा था आपसे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं भाई थोड़ा सा, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे होगा सॉल्व, देखना। आपको एक फार्मूला पता है, ओवरऑल इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो PTH2 गिवन है, मतलब आपके पास यहाँ पे देखो लेफ्ट, एक फार्मूला और बता, लोन हमेशा याद रख लेना, लोन लेफ्ट साइड लेफ्ट मतलब ऑक्सीडेशन, और ए मतलब एनोड, और ये नेगेटिव होता है, लेफ्ट का याद रख लो, लेफ्ट लोन याद रख लो, L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, और N मतलब नेगेटिव चार्ज। तो लेफ्ट साइड जो भी आपके पास यहाँ पे सेल लिखा होता है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पे एनोड का काम करता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो H2, उसको हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन कराना। H2 है, और हमारे पास H2 से हमें बना क्या देंगे, H2 आपके पास यहाँ पे 2 गैस है, और एक मेटल भी गिवन है यहाँ पे, देखो ये मेटल है। तो पूरा ओवरऑल इक्वेशन ही लिख रहा हूँ मैं। H2 से H+ लिखना चाहो, मैं उसको आपको एक एक स्टेप करके बताऊँ, नहीं आप गलत कर दोगे। देखो H2 से आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन H2 से H+ हो रहा है ना, ये गिवन है H+ हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैलेंस करके लिखना है, यहाँ पे आपके पास क्या है 2H+ लिख लो, और आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख लो ताकि बैलेंस हो जाए, न्यूट्रल, ये हो गया।
ये आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 0 है और ये +1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके पास कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लिया, ठीक है। अब एक बार आपने रिडक्शन लिखना है, रिडक्शन देख लो क्या है, M3+ से M3+ से एक्वस है ना, ये भी ध्यान देना, ए एक्वस से कहाँ पे जा रहा है, M+ में जा रहा है, ठीक है। एक बार ऑक्सीडेशन लिखना है, एक बार रिडक्शन लिखना है, M+ में जा रहा है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक्वस है, क्वेश्चन ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे बैलेंस है क्या, ये पूरा ये M3+ है और नहीं आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, M3+ को आप एक काम करो, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, 2 को ऐड कर दो, तो 2 नेगेटिव आ गया, 3 पॉजिटिव था, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एक इधर भी है राइट साइड और एक इधर भी है, तो हो गया, बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को, और ये आपके पास कौन सा वाला है, रिडक्शन इक्वेशन है, तो इस दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आप ध्यान देना, H2 है ना, ये गैस वाला है, ऊपर लिखा है रिएक्टेंट, और आपके पास क्या हो जाएगा, M3+, ये एक्वस है ना, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, M एक्वस बन रहा है, और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे 2H+, ये भी एक्वस बन रहा है ना, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ पा रहे हो ना। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, तो आप इधर ले आओगे, प्लस माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास ये आ गया पूरा इक्वेशन लिख के। अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन में गिवन था ई सेल फॉर द रिएक्शन, आपको ई सेल पता था, ठीक है, ई सेल वो कितना गिवन था, आपको लिख लो 0.1115 वोल्ट आपको गिवन था, है ना, और भी आपको कुछ गिवन था 0, आपको स्टैंडर्ड भी गिवन है, स्टैंडर्ड वाला ई सेल भी आपको गिवन था, क्योंकि H के केस में तो आपके पास 0 हो जाएगा, और आपके पास इसके केस में गिवन था भाई, H+ के केस में हमेशा कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, 0। तो आपके पास जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, E बराबर क्या होता है, E0 है ना, प्लस 0.05, स्टैंडर्ड केस में आप डायरेक्ट लिखो 2, और यहाँ पे लॉग, और आपके पास प्रोडक्ट में क्या था, M+ था, है ना, प्रोडक्ट में आपके पास M+ था, क्योंकि उसी का कंसंट्रेशन गिवन था। H2 के केस में आपको लेना ही नहीं है, अगर नहीं गिवन है तो 1 ही मान लें, और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में आपके पास क्या हो जाएगा, M3+, स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो वहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लो, आपके पास 0.115 हो जाएगा। अच्छा नीट वाले ध्यान दे, को आपके उसमें आएगा एग्जाम में, तो बहुत ईजी कैलकुलेशन आएगा, परेशान नहीं होना ना, ये तरीका सीखो आप, तरीका यही से आएंगे ही क्वेश्चन, इसमें बदलाव नहीं होगा, बस आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी आएगा। तो M+ हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास M+3 हो जाएगा, है ना, ये नीट के ही लिए है मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, तो ये वाले क्वेश्चन लिया। तो आपके पास यहाँ पे जब इसको आप ये सॉल्व करोगे, ओवरऑल वैल्यू आपने, अब कोई कहेगा सर इसको इधर ले आओगे, प्लस में हो जाएगा, है ना, कर ही लेता हूँ मैं, बता देता हूँ। तो देखो 0.059/2, और ये क्या हो जाएगा, लॉग M+ अपॉन M3+, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1115, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 को माइनस कर, ये आपके पास उधर गया, ये क्या हो जाएगा माइनस में, और आपके पास 0.2 था, माइनस कर लोगे, आपके पास क्या निकल के आएगा। अब इतना इसको कैलकुलेट करना, तो लॉग M+ M3+, ये आपके पास निकल के आया कितना, ये आपके पास आ गया 3 निकल के आ गया। अब आपको पता है एक फॉर्मूला, जो लॉग, अगर मान लो लॉग आपके पास x लिखा है और सामने 2 लिखा है, तो x बराबर आप क्या लिख सकते हो, x बराबर आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 10⁻² लिख सकते हो, लेकिन वो तो अलग की बात है। आपको ये वैल्यू देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो ये वैल्यू, पूरा वैल्यू आपको गिवन था, तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हो, 10⁻A लिख सकते हो, है ना, किसके जगह, लॉग ये M+ अपॉन M3+ बराबर 3, और आपके पास पावर में है तो ये बाहर निकल के चला जाएगा A, और log 10 की वैल्यू 1 होता है, ये 3 हो जाएगा, तो A की वैल्यू आपके पास कितना निकल के आएगा, 3, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप कुछ चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी कैलकुलेशन था बिल्कुल, देखो वो डाटा सब कुछ गिवन था, आपको A की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या बोला है कि द ई सेल फॉर द हाफ सेल X और X2 के लिए कितना गिवन है, ये गिवन 0.0 ईच, वही पूछा है, गिवन नहीं है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
आपको गिवन है ना, क्या गिवन है भाई, सब कुछ गिवन है यहाँ पे। अब वही का बात आपको फिर से करना होता है कि जो आपके पास लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या है, एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिएक्शन लिख लो। तो x से x2 में जा रहा है, तो इसको इसी से हिंट मिलता है ना, x से x2 प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिख लो। और यहाँ पे आपको पास जो वैल्यू गिवन है क्या, x से x2 नहीं गिवन है। देखो आपको गिवन क्या है, जो डाटा गिवन है वो आपको देखो डाटा क्या गिवन है, x2 प्लस से x गिवन है, कितना गिवन है, -2.36। तो अगर इसको उल्टा करके लिखोगे, x से x प्लस 2 लिखोगे तो ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2.36। तो यहाँ पे आपके पास वही तो हो जाएगा, e की वैल्यू कितना हो जाएगा, x से प्लस 2.36 हो जाएगा। अब आई बात समझ में। अब देखो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन जो है, ए आपने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन लिखा है, आपने एक बार रिडक्शन लिख लेना है, y2 प्लस से y, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास यहाँ पे बैलेंस कर लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आप क्या करो, फर्स्ट इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दो, है ना, इन दोनों को ऐड कर दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले को ऐड करना, और यहाँ पे y प्लस ये 2 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अब आपसे बोला क्या था, आपको बोला था कि बताइए द ई सेल पूछा था, ई सेल कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन ई नॉट माइनस 0.0, और आपको यहाँ पे ये वैल्यू गिवन था 2, ये गिवन जब भी गिवन हो तो आप इसे 0.05 की जगह आपके पास एल एन 0.6, और एन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 का चेंजेस हर जगह देख रहा है, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे लॉग, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट में ध्यान से देखना, अगर जो प्रोडक्ट में यहाँ पे गिवन है, ये इसका वैल्यू कितना 0.01 मोलर गिवन है ना, ये वाई का नहीं यहाँ पे कहाँ गया, 0.01 मोलर ये गिवन है ना, प्रोडक्ट में एक्स की वैल्यू ये है, तो आप प्रोडक्ट में लिख लो 0.001, और रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, वाई की वैल्यू गिवन है, कितना वाई की वैल्यू है, ये देखो ये डाटा गिवन है, x2 की वैल्यू आपको गिवन है, y2 की वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे क्या लिख लोगे, 0.01 लिख लोगे, है ना, ये हो गया। अब देखो आपको ई नॉट नहीं पता है, ये पता है क्या, ये नहीं पता है, तो ये कैसे निकालते हैं, अभी समझ लो, ट्रिक बताता हूँ। ई नॉट निकालते हैं SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अब देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वही कैथोड होता है, नोट करके लिख लेना कॉपी में, हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड जितना ज़्यादा होगा, मोर, वही हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है। ये ट्रिक है आपके पास, लिख लेना, आपको एक ही फार्मूला बता है। तो आप देखो, देख के बताओ रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे है, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन वाला देखना है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ पे आपके पास वाई की ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, दिख रहा है, क्योंकि 2 प्लस से ये 1 0 में जा रहा है, और यहाँ पे ये रिडक्शन है। तो बताओ इन दोनों, इसमें और इस वाले डाटा में कौन सा बड़ा है रिडक्शन पोटेंशियल में, 0.36 बड़ा है। तो हमेशा कैथोड किसको माना है, जो बड़ा होता है वही कैथोड होता है, तो 0.36 कैथोड, और माइनस एनोड कौन है, -2.36। तो आपके पास ये माइनस कर लोगे, आ जाएगा 2.72 वोल्ट आ गया। ई की वैल्यू पता होगी, तो ई बराबर आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, 2.72 हो जाएगा माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2, और इसको आप लॉग की वैल्यू आप इसे ये बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व, अगर भाई डेसिमल हटाना हो ना तो कैसे हटाते हैं बता देता हूँ। देखो 0.001 है, तो इसे कैसे लिखते हो, 1/3 डिजिट है डेसिमल का, तो 3 जीरो लगा लो, ऐसे है ना। ऐसे 0.01 है, तो इसको डेसिमल हटाना है तो 1/2 डिजिट लगा लो, है ना, ये बेसिक चीज़ है। तो आपको क्या करना है, जैसे 0 हटा के और बस डिवाइड कर दोगे, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग, अगर आप या इसको हटाओगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, और नीचे वहाँ पे 1000 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो log 1/10 आ जाएगा। आपके पास ई की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा -1, और -1 समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये आपके पास 0.03 हो जाएगा, और आपके पास log ये 10 हो जाएगा नीचे, और ये प्लस में ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो अब पावर होता है लॉग में कोई चीज़ तो बाहर आ जाता है 0.03, आपके पास ये पावर बाहर आ जाएगा -1, और log 10 की वैल्यू 1, ई आपके पास निकल के आ गया कितना, 275 × 10⁻² वोल्ट। तो आंसर 275
5 हो जाएगा, यही आंसर बोला था। आंसर कहीं मैंने, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक चीज़ बताया, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, इसमें क्या बोला था कि द रेजिस्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट इतना मोलर ऑफ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इतना, रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, इट्स मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला पता होना चाहिए और फिर ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कंडक्टिविटी इंटू 1000 है ना, और आप यहाँ पे कर लोगे मोलैरिटी। और आपको बता दूं जो ये के है कंडक्टिविटी, या आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल लेते हैं, के बराबर आप याद रख लो सिंपली 1/, रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो तो आपके पास के निकल आता है, सिंपल। तो हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी इंटू 1000 मोलैरिटी। अब आपको रेजिस्टिविटी गिवन है, कितना गिवन है देख लो, 5 × 10⁻³ गिवन है ना, और आपके पास 1000 मोलैरिटी भी आपको गिवन है, मोलैरिटी कितना है 0.8 मोलर। ठीक है, तो आंसर आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, 5 से कट करो तो ये 520 भी 100 हो जाएगा, और फर्दर आपने यहाँ पे 3 को ऊपर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, मत नहीं समझे आप, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1000 मतलब 200, और अगर आप यहाँ 8 लिखो तो ये आपके पास 10 हो जाएगा। आप इसे कैंसिल कर लो, मान लो हम इसे 4 से करते हैं, 4 2 जा 8 और 20 0 और ये 25 हो जाएगा, है ना। और फिर फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना, 25 का 1000 में करो, 25 शून्य 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 और ये 25 और इंटू 10, फिर 10 का आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य 3 हो गया, 10 × 5 = 50, 10 × 2 = 20, 20 × 5 = 25, है ना। तो 1 2 3 4 आपके पास, इसको ऐसे भी तो लिख सकते 25, 1 2 3 4 जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁴, यही है ना, 4 जीरो मतलब ये लिख लो, तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा। और इसका यूनिट जो लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या होता है ओम इनवर्स मोल इनवर्स, ये आप याद रख लेना। ठीक है, ये यूनिट होता है, आप जरूर, यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है इन क्वेश्चनों में, तो याद रखना है, 25 आ जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फिर से वही है, द रेजिस्टिविटी करके आपको गिवन है, क्या है क्वेश्चन को पढ़िए, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इतना गिवन है ना, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल आपको गिवन है 1750 ओम। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज गिवन है, ठीक है, देन द सेल कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, आपको मोलैरिटी गिवन है ऑफ KCl सोल्यूशन कितना गिवन है 0.1 मोलर गिवन है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, R लिख लो रेजिस्टेंस को, 1750 ओम आपको गिवन है। कंडक्टिविटी आपको गिवन है, कंडक्टिविटी कितना गिवन है आपको 0.152 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स गिवन है। ठीक है, ये सब कुछ गिवन है। तो आपको कंडक्टिविटी, हमारे पास जो फार्मूला होता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, है ना, देखिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है, के भी लिखता है कोई, कप्पा भी लिखते हैं, तो उससे मतलब नहीं आते, लेकिन आप कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, सेल कांस्टेंट L बोलते हैं उसको, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, ये आप याद रख लो, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। तो आपसे बोला क्या था, सेल कांस्टेंट बोला था, तो कंडक्टिविटी आपको कितना पता था, सेल कांस्टेंट अगर निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना, इसको कैसे, सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, तो बस वही सेल कांस्टेंट बराबर यहाँ पे लिख लो, सेल, अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, कंडक्टिविटी 0.152 × 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना है 1750 है, आपको 1750 गिवन है, कैलकुलेट कर लो, सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लो तो 266 × 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी होता है। ठीक है, और एक
फार्मूला और होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। रो है रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ, ए है एरिया, है ना, तो ये भी याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन द सेल क्या गिवन है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको इफ इन ए सेल ऑफ द फॉलोइंग Fe2+, ठीक है, ये है। द ई नॉट फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको गिवन है, कितना है, इतना गिवन, x इंटू 10⁻²। आपको x पता करना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिंपल मतलब कैसे है, आपको रिएक्शन बोला है स्पॉन्टेनियस, आपको क्या पता करना है, ई नॉट पता करना है ना। ई नॉट आपको अगर निकालना हो तो सीधे सीधे फार्मूला था ई नॉट SRP ऑफ कैथोड, SRP ऑफ कैथोड, और ये ट्रिक भी बताऊंगा कैथोड कैसे निकलेगा, एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ फिर भी, SRP ऑफ एनोड, ठीक है। अब कैथोड किसे मानोगे, एनोड किसे मानोगे, तो देखो आपको गिवन है, मैं यहाँ पे लिख दूँ जिसका, हिंदी में लिख लो, जिसका SRP बड़ा होगा वही कैथोड होगा, वही कैथोड होगा, ठीक है। अब देख लो किसका SRP बड़ा है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्या, सबसे पहले देख लो E, यहाँ पे Fe3+ से Fe2+ गिवन है, रिडक्शन ही हो रहा है 0 पॉइंट, ठीक है, रिडक्शन ही लिख लो। अगर रिडक्शन के टर्म्स में नहीं है तो उसे साइन चेंज करके रिडक्शन बना लो, तो ये भी आपके पास रिडक्शन है। कौन सा इसमें बड़ा है, आपके पास 0.7 और 0.5 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो कैथोड ये हो जाएगा, एनोड हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास ई नॉट का SRP ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा 0.77 माइनस 0.54, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 23, ये ऐसे कर लोगे और इसको पावर के टर्म्स में लिखोगे तो 10⁻² वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या बोला है इसको पढ़िए, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2 इतना, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं और फिर हम सॉल्व कर देते हैं। देखें सिंपली ये सबसे पहले क्या बोला है, Cr2O7 को रिड्यूस करना है, Cr2O7 2 माइनस को रिड्यूस करना है किस में, Cr3+ में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चार्ज है और यहाँ पे भाई आपके पास 2 ही लग रहे हैं, बैलेंस कैसे करोगे। अब देखो एक काम करो, यहाँ पे आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, अब यहाँ पे आप क्या करो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करो। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 नेगेटिव है, तो आपके पास ये 2 3 ये 6 पॉजिटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्या है 2 नेगेटिव आपके पास ऑलरेडी था, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो आपके पास बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे आप फर्दर क्या करना चाहोगे, हमारे पास एक, इसे क्या बोल सकते हो, एक मोल मतलब 6 मोल, तो नंबर ऑफ फैराडे, अरे मैंने आपको बताया था ना, अगर 1 मोल लिखा है तो उसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, 1 फैराडे बोल सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, 1 मोल, सॉरी मोल बोलना गलत है, लेकिन ये फैराडे आप बोल सकते हो। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन लिखा है एक क्वेश्चन में करा तो 6 फैराडे, तो आपके पास नंबर ऑफ फैराडे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ फैराडे बराबर ये लिख लो मोल, कोई दिक्कत नहीं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, क्योंकि मोल ही तो होगा वो इलेक्ट्रॉन, तो इतना हो जाएगा, है ना। तो आंसर नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके देख के ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था, 6, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें मैं आपको एक मेथड और बता देना चाहता हूँ, ये फर्स्ट मेथड है, दूसरा मेथड आप वैन फैक्टर से भी निकाल सकते हो। देखो जैसे कि Cr2O7 और 2- है ना, ये कितने रिड्यूस हो रहा था, Cr3+ में हो रहा था। यहाँ पे आप बैलेंसी फैक्टर वो निकाल लो, बैलेंसी फैक्टर, हाँ। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +6, यहाँ पे +3, चेंज कितने को हो रहा है 3 का, और क्रोमियम कितना है यहाँ पे 2, तो आपके पास जो n फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो कि यहाँ पे आ गया 6 आ गया, तो बस n फैक्टर हमारे पास 6 है, तो ये कितने हो रहा है हमारे पास, रिडक्शन +6 से +3 में जा रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये रिडक्शन हो रहा है,
क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कितने का रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो आपके आंसर यही हो गया, हमारे पास 6 हो गया, ये तरीका। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे देखो Cr2O6, यहाँ पे 1 मोल थे, है ना। ये देखो एक Cr2O6, Cr2O7 2 माइनस, और 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास ये आ गया, Cr3+ आ गया। तो ये जब 1 मोल था तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, है ना। तो बस आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन आपको एक फार्मूला नंबर, आप जो हमारे पास फैराडे आप निकालोगे तो क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। तो कभी अगर आपको कुलाम में आंसर पूछता तो ये भी है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन है तो आप सबको पता, मोल आपको पता चलेगा कितना है, Cr2O7 का 1 मोल है, एन फैक्टर आपने निकाल लिया 6 है, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया आपके पास, इतना, ठीक है। अब फैराडे, 1 फैराडे बराबर कुलाम 96,500 कुलाम भी होता है ना, तो वो भी आया था कुलाम में, पूछेगा फैराडे में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना 96,000 से, तो ये रहा आंसर, है ना। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। तो मैं कहूँगा फर्स्ट वाला सिंपल है और सेकेंड वाला भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, इसमें क्या गिवन था, क्वेश्चन पढ़िए, द सेल कांस्टेंट फॉर द गिवन सेल, ठीक है, द सेल कांस्टेंट फॉर द गिवन सेल एट 298 केल्विन, ठीक है। पीटी आपको गिवन था, PtH2 0.31 वोल्ट गिवन था। द pH ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन फाउंड टू बी 3, वेयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2+ इज इतना, द वैल्यू ऑफ X इज। फिर से वही कहानी करना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे किए, पर आइए फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपको पता है फॉर्मूला लिख लीजिए, E बराबर क्या होता है, E0 माइनस 0.059 होता है, लेकिन आपको ये पूरा 59 मतलब ये कंडीशन के लिए आपको गिवन है 0.06, तो आप यही वाला वैल्यू पुट कर लो, क्यों ही आप यहाँ, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, n लिखते हो, और यहाँ पे log, अगर आपको Q गिवन है तो Q लिखो, नहीं गिवन है तो आपके, अगर Q क्या होता है भाई, रिएक्शन क्वॉशेंट होता है, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है कंसंट्रेशन, तो आपके पास वो तो पता नहीं है, तो इसको ऐसे ही आप अभी लिख के रख लो। अब आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, H2 से H+ हो रहा है, H2 से H2 गैस है आपके पास, H2 से क्या बन रहा है, एक बार रिडक्शन का रिएक्शन लिखिए और एक बार ऑक्सीडेशन का, H+ एक्वस हो रहा है। फिर आपके पास ये हमने ऑक्सीडेशन लिख लिया, और रिडक्शन लिख लेते हैं, Cu2+ एक्वस से क्या हो रहा है, और इसे बैलेंस भी कर लीजिए, ये 2H+ हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिए। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Cu जा रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और कर दीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया, ये ऑक्सीडेशन लिख दिया। अब अगर दोनों को ऐड करके लिखिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H2 गैस प्लस Cu2+ एक्वस, और 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब ऐड करोगे आप, तो इसलिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 2H+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, क्यू हम अगर लिखना चाहें यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए क्यू कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हो, प्रोडक्ट साइड हो, प्रोडक्ट में आपके पास H+ ही दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना H+, तो H+ को लिख लो आप, कॉपर सॉलिड है तो उसको मत छोड़ दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा H+ का, और यहाँ पे 2 था तो इसको 2 का स्क्वायर लिख, और यहाँ पे कॉपर क्या था, एक्वस था, यहाँ पे Cu एक्वस, ठीक है। ये वाला सॉलिड को हमने हटा नहीं लिखा है, एक्वस को लिख लोगे, सॉलिड था ना ये, तो इसको मत लिखो, इसलिए यहाँ पे कॉपर था हमारे पास, कॉपर लिख लिया, और आपके पास 2+ था, है ना वही, और यहाँ पे आपके पास था H2 था, H2 था, तो क्योंकि गैस था तो इसलिए हमने PH2 लिख लिया, हमेशा गैस के लिए PH2 लिखा करो, मतलब P प्रेशर लगाते हैं ना, क्योंकि गैस में कंप्रेशन और एक्सपेंशन पॉसिबल होता है। तो आपके पास यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपको शायद से क्या लिखा है यहाँ पे, Q बराबर H+ का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, कहाँ पे गिवन है, तो इतना तो सही लिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे PH2 आपको देखो प्रेशर जो गिवन है 1 बार गिवन है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो आइए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ई आपको गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। ई आपको कितना गिवन था,
3.1 गिवन था, देख लो ई, है ना। अब स्टैंडर्ड आपके पास कितना 0.34 हो जाएगा। ये देखो स्टैंडर्ड आपको गिवन था, है ना, गिवन यू Cu2 प्लस ये ई हाइड्रोजन का। तो भाई रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो, आपके पास बच तो यही जाता है ना, तो ये तो आपके पास जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पे एक्चुअल में स्टैंडर्ड लिखा था, ठीक है, तो इससे परेशान नहीं हो जाना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 0.06 और एन कितना था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो आप एन की वैल्यू 2 लिख सकते हो। और यहाँ पे लॉग क्यू की जगह आपने निकाल लिया है H प्लस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, और तो इसको हम सॉल्व करें 0.31 पूरा वैल्यू अगर आप माइनस करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिखूँ तो ये आपके पास इधर आएगा, वो प्लस में हो जाएगा, तो ये हम 0.03 और माइनस 0.03 हो जाएगा लॉग, ये कैलकुलेट करके आप लिखो H स्क्वायर, इसको हमने इधर ले आए बेसिकली, माइनस प्लस में हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे Cu और प्लस 2 हो जाएगा, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया लॉग, है ना, H प्लस का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा Cu प्लस 2 हो जाएगा। तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लॉग ए अपॉन बी बराबर फार्मूला क्या होता है, लॉग ए माइनस बी होता है, तो सॉल्व कर लेंगे। क्या लिख लोगे फर्दर, ये लॉग H प्लस का स्क्वायर माइनस लॉग Cu2 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा हमें लगता है कम पड़ जाएगा, आपको एक एक स्टेप करके बताएंगे, परेशान नहीं हो, है ना। ये हो गया, और आपको मैं ये भी थोड़ा स्मॉल कर लूँ, स्पेस हो जाएगा तो सही है, लिखने में सही हो जाएगा। चलिए अब आइए देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 हो गया, और यहाँ पे ये पावर में है तो ये इधर चला जाएगा, और इधर से ही लिखते हैं 2 लॉग H प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास लॉग Cu प्लस 2 हो गया, और इक्वल में 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, हमारे पास जो ये आपके पास से 2 वाला वैल्यू था ना, इसको हम क्या करते हैं 1 के साइड ले जाते हैं, तो 1 के साइड ले, या 1 की मान लो 1 आप इधर ले आ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या माइनस ये कोई जैसे मन करे आपको। मैंने क्या किया लॉग Cu, अच्छा नीट वाले ध्यान दे, कैलकुलेशन आपको इतना लंबा नहीं पूछेगा वो, बस तरीका सीख लो, है ना, क्वेश्चन यही सही होगा बिल्कुल, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस कैलकुलेशन और बहुत ही ईजी हो जाएगा, आधे ही स्टेप में रुक जाएगा, है ना। तो जेई मेंस में पूछेगा तो ऐसे कर देगा, तो आपके पास ये हो गया माइनस लॉग इतना, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला पता है कि pH बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ pH बराबर क्या होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। तो हमने यहाँ पे जो माइनस लॉग H प्लस आपको दिख रहा है, आप उसकी जगह वैल्यू क्या पुट करोगे, H प्लस की जगह क्या पुट कर लोगे, ध्यान देना, मैं वो पुट करके आपको लिख रहा हूँ। तो देखो मैं ये कर सकता हूँ क्या कि आपके पास जो ये तो ऐसे था, इसको ऐसे ही लिखो माइनस लॉग Cu2 प्लस, हम इसको फार्मूला के टर्म्स में, तो ये आप क्या करो +2 को ऐसे लिख लो, है ना, और ये माइनस को ऐसे लिख लो, बात तो एक ही हुआ, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो H प्लस, क्योंकि हम फार्मूला बनाना चाहते थे इसलिए हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको देखो माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, pH लिख सकते हो, pH आपको 3 गिवन है, तो क्या मैंने बोला लॉग Cu2 प्लस हो गया, और यहाँ पे 1 + 2 और इसके 2 की जगह pH लिख सकते हो, pH आपको पता था, कितना पता था 1 + 2 इंटू ये pH आपको 3 गिवन है क्वेश्चन में, तो 3 हो गया, ये आपके पास कितना आ गया, इसको वो करोगे तो ये 7 आ जाएगा ना, तो माइनस लॉग Cu2 प्लस ये आपके पास कितना आ जाएगा 7 आ गया, ठीक है। ये आपके पास इतना वैल्यू आ गया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत ही मस्त मैथमेटिक्स यूज हुआ है इसमें। जैसे मान लो अगर आपके पास मैं कहूँ pH आपके पास यहाँ पे है, pH क्या है लॉग इरेजर का, देखो अभी मैं आपको ये समझाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन है।
ये हम माइनस लॉग CO2 प्लस है, हम 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 की जगह देखो आप ये लिख सकते हो क्या, माइनस लॉग 10⁻⁻7। क्यों किया है, ये 7 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। आपको कैसे लिखेंगे ये देखना 7, क्योंकि हमारे पास जब ये 7 पावर में है तो बाहर चला आएगा और माइनस पहले था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो आप इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि माइनस लॉग CO2 प्लस, और यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, माइनस लॉग 10⁻⁻7। अब माइनस लॉग से माइनस लॉग कैंसिल हो गया और CO2 प्लस के पावर आपके पास क्या आ गया, इसके पावर आपके पास 10⁻⁻7 आ गया। ठीक है, और CO2 प्लस की वैल्यू आपको गिवन होगी, कितना गिवन है CO2 प्लस 10⁻⁻6 मोलर, 10⁻⁻6 10⁻⁻7, 10 से 10 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 7। ये था आंसर भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन तरीका ही हो, बहुत कुछ आपने सीखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इजी लगेंगे आपको, इतना लंबा नहीं करवाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन बहुत इजी होगा लेकिन हाँ तरीका कॉन्सेप्ट सेम होगा बिल्कुल। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 वाला क्वेश्चन क्या है कि द मोलर कंडक्टिविटी आपको बोला है ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 10 मोल्स। ठीक है, ऑफ 20 ml NaCl सोल्यूशन इज मोलर कंडक्टिविटी M1 गिवन है ना, एंड दैट ऑफ 20 मोल्स के लिए इंडिकेट सेल हैविंग 80 ml NaCl सोल्यूशन इज, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी M2 करके गिवन है। द कंडक्टिविटी एग्जिबिटेड बाय दीज टू सेल्स आर द सेम। द रिलेशनशिप आपसे बोला, बहुत ही सरल, ये तो मतलब सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी M1 बराबर कितना हो जाएगा, K1 × 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी 1, दो सोल्यूशन है तो हम एक मान लेते हैं, और यहाँ पे आपको के इसको के गिवन ही है, के लिख लो भाई मोलर कंडक्टिविटी और इंटू 1000, और यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, M1 गिवन है, कितना गिवन है, मोलरिटी आपको निकाल लोगे, मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल इंटू वॉल्यूम डिवाइड कर दो मोलरिटी भाई, तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। तो आपको क्या क्या पता है, मोल पता है, मोल कितना है पहले केस में 10 और वॉल्यूम कितना है 20, तो 20 ml है लेकिन उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा, ठीक है, हमने यहाँ क्या लिख लिया 10 यहाँ पे 0.02 लिख लिया। ठीक है, वो ml में गिवन था इसलिए हमने लिखा है। किसी को डाउट अगर लग रहा है तो मैंने इसलिए लिखा कि जो 20 आपके पास गिवन था उसको हमने 1000 से यहाँ पे वो कर लिया, तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा 0.02 ही तो आएगा, ये लीटर में आएगा, ml में चेंज करिए, है ना। तो ये हो गया, और मोलर कंडक्टिविटी 2 के लिए लिखो K2 × 1000 डिवाइड बाई, ये भी आप लिख लो 20 आपके पास क्या था मोल था और उसको हमारे पास 80 ml था तो 80 को हमने लीटर में चेंज कर लिया, 0.08 आ गया। ठीक है, और आपको गिवन है कि हमारे पास जो K1 है और K2 है बराबर है, लिखा है 2 सेल्स आर सेम, देखो यहाँ पे 2 सेल्स आर सेम, K1 और K2 हमारे पास ये बराबर है तो बराबर कर लो। तो यहाँ पे हम बराबर कर लेंगे तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम तो कहेंगे पहले बराबर ही करके लिख लो तब ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो M1 और अपान हमने यहाँ पे मोलरिटी क्या लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई M1 डिवाइड बाई 1000, और आपने यहाँ भी लिख लो M2, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा M2 1000, M1 क्यों हो जाएगा, M2 होगा ना यहाँ पे, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया M2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इससे इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर आपको क्या लिख लेना है, आपने मोलरिटी तो अब निकाला ही था, यहाँ पे कैसे निकाला था भाई, देखो आपके पास इसे ऐसे ही रहने दो। M1 के केस में आपने क्या लिखा था 10/0.02, और M2 के केस में आपने क्या लिखा था
M2 के केस में 20/0.08 लिखा था, तो 10 से 10 टू जा 20 हो गया। और यहाँ पर भी आप काट लोगे तो ये 1 जा 1 और 0.04 हो गया। तो आपके पास M1 बराबर M2 इंटू 2/4 और यहाँ पे डेसिमल हटा देंगे 100 हो जाएगा ऊपर। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2500 और हमने कहाँ पे मिस्टेक किया, 10/0.2 था। ठीक है, तो ये तो ठीक लिखा है मैंने, पर ये 1 जा 0.1 जो 1 जा जाएगा, है ना, सही है। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, पर आपको करके बता देता हूँ मैं। देखो मैंने ये बोला कि यहाँ पे जो आपके पास था, मैंने ये 0.1 भी तो आ जाएगा, मतलब इसको हमने कट किया, ये तो सही था, कोई गलत नहीं था। कब EM1 और यहाँ पे आपके पास 1/0.01 आ जाएगा ना, इसे कट करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा M2 और ये सही है 2/0.04 हो गया। अब देखो, अब फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसको हमने लिख लिया M1 और इंटू आप पे इसको सॉल्व करोगे 1 ऊपर 100 हो जाएगा, समझ पाए। और ये M2 इंटू 2/4 और ऊपर भी 100 हो जाएगा, समझ आए। 100 से 100 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपके पास जो निकल के आएगा, तो यहाँ पे M1 का M2 पे ये अपॉन में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे M1 आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 2M2 सही है भाई। हम ये M1 है ना यार, मैं क्या ही लिख रहा हूँ, ये देखो ये M1 है ना, तो ये 2M1 हो जाएगा और M2 आ जाएगा, वही मैं सोच रहा हूँ। ये आंसर हो गया, सही है, कुछ गलत है नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपको ए सही हो गया। कहीं पे अगर आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सही है, कैलकुलेशन है तो एक एक चीज़ करके दिखाना, आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हो जा रहा है मिस्टेक, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन। फिर से वही ये काम कहानी है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत किया। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, क्या द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन। 1 मोल ऑफ आयरन आपको रिक्वायर करना है, कहाँ से, Fe3O4 से। तो Fe3O4 का बैलेंस इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगा, 1 मोल प्रोडक्ट में बनाना है, ये कर लिया। यहाँ पे कितने आपको ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4, तो आपको बैलेंस करने के लिए 4H2O यहाँ पे ऐड कर दो, 4H2O ऐड कर दो। आपको हाइड्रोजन कितने, 8, तो आपको रिएक्टेंट में 8H+ यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चार्ज भी बैलेंस करना है, 8H+ आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, हो गया काम, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अब देखो आपको हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि क्या, आयरन यहाँ पे 3 था, तो आयरन को भी 3 लिख लो, कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 फैराडे लिख सकते हैं। तो 8 फैराडे से हमारे पास 3 आयरन मिल रहे हैं, तो वही 8 टॉफ़ी का रुपये, 3 रुपये है तो एक टॉफ़ी का मूल 3/8, तो हम डिवाइड कर लेंगे, तो वही एक फैराडे से हमारे पास कितने आयरन मिलेंगे, 3 हमें एक के लिए आयरन के लिए निकालना था ना, तो हम यहाँ पे आयरन के लिए निकालना था, तो ये कर लेते हैं। 3 आयरन के लिए कितने फैराडे रिक्वायर्ड है, 8 फैराडे रिक्वायर्ड है, तो एक आयरन के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, 8/3 रिक्वायर्ड होंगे फैराडे, है ना। तो आपके पास इससे हम जब 3 फैराडे हो गया, तो आप इसको सॉल्व कर लो, हो गया हमारे पास, एक से हमारे पास 8/3 फैराडे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, तो डिवाइड कर लो, 3 2 या 6 और 6 7 के आसपास आ रहा है लगभग, तो आप इसे नियरेस्ट इंटीजर अगर बोलोगे तो 3 बोल सकते हो इसके नियरेस्ट, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन आपके पास ये है सिमिलर, जैसे अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बिल्कुल वैसे ही है, एकदम डिक्टो। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप फैराडे मान सकते हो। एक फैराडे मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो ना। जैसे आपको जो गिवन है देखिए लिख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, इसमें कुछ अलग नहीं था। 8H+ था और 5 इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पे आप लिख लेंगे Mn2+, ये बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा है ना। और आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है 1.51। बोला है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फैराडे टू रिड्यूस 5 मोल ऑफ MnO4-। 5 मोल ऑफ MnO4- को रिड्यूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितना फैराडे रिक्वायर्ड होगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या दिख रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फैराडे दिख रहा है आपको। 5 फैराडे के लिए हमारे पास जो कंसिडर MnO4 रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है, 1 रिक्वायर्ड है। आपको साफ साफ दिख रहा है ना, मतलब ये बोल सकते हो कि 1 मोल MnO4- में हमारे पास कितना रिक्वायरमेंट है, 5 फैराडे का रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे ये +7 आ जाएगा, तो ये रिड्यूस ही तो हो रहा है, 7 से +2 में जा रहा है ना। तो सीधे सीधे 1 मोल MnO4 के लिए 5 फैराडे रिक्वायर्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी को फैराडे लिख लेते हैं हमेशा, ठीक है, डिटेल में हम नहीं आते। तो वही बात है, 5 मोल के लिए हम MnO4 रिड्यूस के लिए हमारे पास कितना रिक्वायर्ड होगा, 5 × 5 फैराडे, मतलब कितना हो गया, 25 फैराडे हो गया। सिंपल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत थी नहीं, बस ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो, है ना। आपको जो ये यहाँ पे गिवन हो जिससे रिलेटेड हमें पता है, 1 मोल बराबर ये मोल ही तो है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री। 1 मोल MnO4 बराबर 5 फैराडे, ये इलेक्ट्रॉन को फैराडे, और हमारे लिए 5 मोल बराबर 5 × 5 कर दिया। वही एक टॉफ़ी का मूल्य 5 रुपये, तो 10 टॉफ़ी का मूल्य 10 × 5 कर दिए। सिंपल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2, सब लिख लो, ठीक है। कोलराउस लॉ पे ये क्वेश्चन है, कैसे करते हैं इसको बताते हैं आपको। BaCl2 के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, कितना गिवन है, 28 साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। आपको H2SO4 के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी गिवन है वो कितना गिवन है, 860 साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। HCl के लिए आपको कितना गिवन है, HCl के लिए आपके पास 426 यूनिट वही हो जाएगा। आपको पूछा क्या है, BaSO4 के लिए आपसे पूछा है। कैसे कर लोगे इसको सॉल्व, अब देखो BaSO4 हमें, देखो यहाँ से BaCl2 लिखो, इसे ब्रेक करके लिखो आप। तो ब्रेक करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Ba2+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cl-, ये इक्वेशन 1 हो गया। सब ब्रेक करके लिखो। H2SO4 इसको ब्रेक कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2H+ और क्या हो जाएगा SO4 2-। उसी तरीके से HCl को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा H+Cl- बराबर कितना हो जाएगा 420। ये तो क्यों लिखोगे, ये HCl हो जाएगा, है ना। अब देखो आपको Ba चाहिए, B कहाँ पे, ऐसे इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड है। आपको Ba चाहिए, Ba यहाँ पे है, निकालना क्या है, BaSO4 चाहिए। BaSO4 इसको ब्रेक करोगे तो क्या होता है Ba2+ और SO4 2-, आपको यही चाहिए। तो देखो Ba कौन सी इक्वेशन में दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में, एक Ba फर्स्ट में दिख रहा है ना, हाँ सही है भाई। तो और आपको क्या दिख रहा है, SO4 कहाँ पे दिख रहा है, इक्वेशन सेकेंड में दिख रहा है। तो हमें Ba चाहिए, BaSO4 चाहिए, ठीक है। Ba मिल गया फर्स्ट से और SO4 मिल गया सेकेंड से। बाकी HCl से क्या मिलना है आपको, तो एक काम कर सकते हैं ना, इक्वेशन फर्स्ट हमें BaSO4 लाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को ऐड करना होगा, ऐड कर दिए। अब यहाँ पे 2H+ एक्स्ट्रा है, 2H+ एक्स्ट्रा है ना, इसको हटाना है हमें। केवल चाहिए क्या, Ba और यहाँ पे SO4 चाहिए, लेकिन 2H+ एक्स्ट्रा है और यहाँ पे H+ है। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इसको 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस, ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H से H कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और Cl से Cl भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है, ये इससे परेशान नहीं होना, मोलर कंडक्टिविटी इसी से लिखते हैं ना, तो इनफाइनाइट ये कर दो। तो आपके पास देखो सिंपली BaSO4 आ जाएगा। अरे यकीन नहीं है तो लिख लो, BaSO4 है फर्स्ट में, लिख लो, ब्रेक वाले को लिखो, Ba2+ और 2Cl- इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2H+ और SO4 2- है। और इक्वेशन सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारे पास है माइनस करना है ना, तो 2H+ और 2Cl-
माइनस, देखो H+ से H+ कैंसिल और Cl से Cl, आपके पास BaSO4 आ गया है ना, BaSO4 आ गया, तो मतलब सही है। अब ये जो की हो वैल्यू आपको गिवन है, इक्वेशन एक के लिए वैल्यू कितना था आपके पास BaCl2 के लिए, इक्वेशन फर्स्ट BaCl2 कितना है 280, और सेकेंड के लिए आपके कितना था 860, और -2 इंटू मल्टीप्लाई किए थे और 426 HCl के लिए गिवन था। सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आपको 288 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहीं भी दिखा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना था आपको, बस तरीका आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या लिखा है, पोटेशियम chlorate is prepared by electrolysis of KCl in the basic solution shown by the following equation. A current of x a ampere, x a मतलब x ampere has to be passed for 10 hour to produce 10 ग्राम of potassium chlorate. The value of x है सिंपल, है ना। जब भी ऐसा करंट से रिलेटेड सवाल आ जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, याद है, W = Z × I × T, यही आपको लगाना है। और Z बराबर आप लिख लोगे, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन E/F इंटू I × T। आपको W पता है, वेट 10 ग्राम है ना, कहाँ लिखा है 10, ये 10th नहीं, पोटेशियम क्लोरेट प्रिपेयर्ड KCl बेसिक सोल्यूशन इक्वेशन 10 ग्राम, ये लिखा है ना, 10 ग्राम गिवन था, सही था। और इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर 6, यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, अरे इक्वेशन लिख लो भाई, ये देखो दिख रहा है आपको, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, तो यही तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है वही वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ पे एन फैक्टर 6 हो गया। तो ठीक है, 122 हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, और एक जो कि गिवन है, कैसी है, पोटेशियम क्लोरेट का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, और वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फेराडे कितना होता है 96,500 कूलम होता है। आई आपको गिवन है, आई कितना है x एम्पियर, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया, एम्पियर यूनिट है, और 10 आवर गिवन है, 10 आवर गिवन है ना, तो 10 हावर को हम सेकंड में लिखते हैं, 1 हावर बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो आप सेकंड में चेंज करोगे 60 × 60 है ना, 60 मिनट है, तो ये कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो 10 हावर था, तो इसको सेकंड में करने के लिए 3600 से आपने वो कर दिया। अब आपके पास x निकालना था, x यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1.3, इसे कैंसिल कर देना आप ना, अब इतना कर लेना आप, और 6 × 6 हो जाएगा, और फर्दर ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 96 को इसमें डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 1 हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन कोई सही दिख रहा है 3, ठीक है, सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आपको समझ में आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए, ये आप क्या करोगे, एज्यूम अ सेल, आपको एक सेल गिवन है भाई, ई सेल फॉर द एबो रिएक्शन, सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्म, ई सेल बराबर क्या होता है E0 माइनस स्टैंडर्ड केस में 0.5। अब 2.303 nRT अपन F होता है, वो हम जब स्टैंडर्ड नहीं होता तब लगाते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कंसनट्रेशन 1 मोलर हो तो आप इसको अप्लाई कर लेते हो। तो आपके पास क्या हो जाएगा Ag+ और यहाँ पे स्क्वायर। अब कोई कहेगा सर ये कैसे लिख दिया, नहीं समझ में आया, आप बता दो लिख के, कोई बात नहीं, लिख के बता देता हूँ। देखो आपको रिएक्शन क्या गिवन है, कॉपर सॉलिड गिवन है, 2Ag+ है ना, उसका कंसंट्रेशन आपको गिवन है 1 × 10⁻³ मोलर, कुछ देखो गिवन है, ये मैं अपने से कुछ नहीं लिखता। और Cu2+ है, इसका कंसंट्रेशन 0.250 मोलर, और प्लस 2Ag सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 ले लो। तो हमारे पास यहाँ पे कॉपर का कंसंट्रेशन गिवन है प्रोडक्ट में, और सॉलिड का तो 1 हो जाता है, और Ag का आपको गिवन है, और इसका भी सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 हो जाता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 हो जाता है, तो हमने इसलिए ऐसे लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर लो, ये आपको पास 2.9 गिवन है, देख लो यहाँ पे E0 स्टैंडर्ड गिवन 2.97 गिवन है, माइनस 0.059/2, और लॉग यहाँ पे Cu2+ का कंसंट 0.25 डिवाइड बाई ये क्या है, कहाँ गया, 10⁻³ है, तो उसको 10⁻³ लिख लो, और स्क्वायर भी है, स्क्वायर लिख लो, सॉल्व कर लो भाई, ई की वैल्यू आपके पास साफ साफ निकल के चला आएगा। 2.97 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, ये एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो -6 और -6 ऊपर चला जाएगा, तो लॉग ये चाहे तो ऐसे लिख लो 25/100 को 10⁻², और ये आपके पास 10⁻6, तो हमारे पास ये 4 हो जाएगा, समझ लो, ये 2 और 6 हो जाएगा, मतलब अरे भाई a⁴m × 8⁴n
तो क्या होता है 8 पावर m प्लस n होता है। इसको ऐड कर लो -2 + 6 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपके पास 4 हो जाएगा, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और सॉल्व भी कर देता हूँ भाई आपके लिए। तो ये 2.97 - 0.059 बाई 2 log 25 और क्या हो जाएगा प्लस log 10⁴। ठीक है, log 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, log 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो जब 5 का स्क्वायर लिख लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखो log 25 बराबर क्या log 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। मतलब 2 बाहर आ जाएगा, log 5 आ जाएगा इधर, 2 इंटू log 5 की वैल्यू 0.6। तो वैल्यू आप बस पुट कर लो, log 10 की वैल्यू 1 और ये आपके पास बाहर आ जाएगा। तो ई की वैल्यू जो निकल के आएगी आपके पास 2.81 वोल्ट निकल के आएगा, है ना। आप सॉल्व कर लो बाकी। अरे log a⁴m है तो उसको कैसे लिखते हैं, m log a लिखते हैं ना। ये फॉर्मूला कुछ याद रख लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, कोई है कि नहीं, 2.d सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये क्या लिखा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आगे आप पढ़ लो फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH इतना। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल हलवा सवाल है। हलवा सवाल मतलब कैसे है, देखो हलवा मतलब है सब कुछ आपको गिवन है। ई आपसे पूछा था, ई नॉट बराबर क्या होता है 0.0591 अपॉन यहाँ पे n होता है और क्या होता है लॉग। अगर H प्लस गिवन है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो H+4, क्योंकि भाई H प्लस ही है जो H2O को तो आप लेना नहीं है। रिएक्शन क्या गिवन है, रिएक्शन आपको गिवन है 2H2O O2 + 4H प्लस गिवन है ना। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो n फैक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। और H प्लस यही है भाई, H प्लस यहाँ पे ये तो लिक्विड हो जाएगा, इसको तो आपको लिखना ही नहीं है ना। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, E बराबर E0 1.23 आपको क्वेश्चन में गिवन था, है ना। और स्टैंडर्ड केस में मैंने लिख लिया 0.0591 और n की वैल्यू 4 हो गया n फैक्टर log H। अब log -log H प्लस की वैल्यू आप क्या लिख लोगे भाई, ये प्लस में देखो थोड़ा सा मैं बेसिक बातें, कोई ना आप नेट के बच्चे हो, मैं बताऊंगा। देखो इसको माइनस है तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो 0.0591 अपॉन n और यहाँ पे -log H प्लस लिख लो, है ना। H+2 पावर हो गया ना, यही तो होता है। तो आप -log H प्लस की जगह क्या लिख लो, pH बराबर क्या होता है, pH बराबर होता है -log कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। तो बस यहाँ पे पुट कर लो 1.23 और ये n की वैल्यू आप 4 भी तो रख लो, यहाँ पे 4 रख लो आप डायरेक्ट, है ना 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा +0.0591 और यहाँ पे ये -log की वैल्यू आपने pH रख लिया। ये 4 आपके पास इधर चलाएगा ना बाहर, यहाँ पे चलाए तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ पाए आप कि नहीं, मैंने क्या बोला 4 जैसे नहीं समझ पाए तो मैं पूरा ही लिखता हूँ भाई, आपको कन्फ्यूज। देखो वैसे बहुत क्वेश्चन में मैंने इतना हार्ड कर दिया, तो ये तो आसान है, आप कहोगे ये बता रहे हो, है ना। पर देख लो ये वाले बहुत ही हाईलाइटेड हैं, वो वाले तो आपको तरीका सीखना था, कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन ये वाले तो कैलकुलेशन जान लो, इतना ईजी तो आएगा आपके। तो ये हो गया, तो हमने लिख लिया 1.23 और ये 0.0591 और लॉग की जगह हमने pH -log की जगह pH रख लिया। ई की वैल्यू आपके पास कितना है 1.3 और इसको ऐड कर लो और ये कितना हो जाएगा +0.0591। pH की वैल्यू आपको कितना गिवन थी, 5 गिवन थी, 5 तो ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करके लिख लो 1.52 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या लिखा है, ये भाई तो डायरेक्ट ग्राफ ही है, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration of an electrolyte in aqueous solution is shown in the given figure। the electrolyte x आपसे पूछा था, तो आपको एक ग्राफ पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, कलर चेंज, कलर इस पर थोड़ा सा यूनिक कलर लेते हैं। चलो हमारे पास सॉल्यूशन करोगे तो आपको ये एनसीईआरटी में गिवन है। जब हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ आता है तो कैसे आता है, ये मोलर कंडक्टिविटी इधर होता है, याद है मोलर कंडक्टिविटी इधर होता है और इधर आपने सी लिखते हैं, है ना। और जो आपके पास ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ ऐसे आता है थोड़ा सा, ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये वाला ग्राफ जो आता है ऐसे करके आता है, ये हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है।
तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा सही है? अगर ये वाला है तो ये क्या होना चाहिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट यही है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? टी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। क्या बोला था? फॉर द सेल, आपको ये सेल गिवन है डेल्टा जी इज़ नेगेटिव इफ़, आपको डेल्टा जी नेगेटिव बोला है, कब होगा? ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको कंसंट्रेशन सेल गिवन है। देखो सी ऑप्शन भी कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछा है, तो कंसंट्रेशन सेल अगर जब भी कभी गिवन हो, क्या हो? फॉर कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल अगर आपको गिवन हो, वहाँ पे जो ई नॉट सेल की वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो कंसंट्रेशन सेल है। ए नोट पे क्या होता है? लेफ्ट लोन याद है ना, एनोड लेफ्ट साइड होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो लोन आप लिख लो Cu, सॉलिड से क्या होता है? Cu2+ होगा, है ना, ये एक्वस है। और आपको यहाँ पे ये हमारे पास किस पे होगा? लोन एनोड। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। कैथोड पे रिडक्शन मतलब Cu2+ से बैलेंस भी करके लिख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cu, ये रिडक्शन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख लो। आप जब ऐड करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा? Cu2+ एक्वस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cu2+ एक्वस। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? ये मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूज हो गए। C2m है इसके लिए, Cu2+ के लिए। यहाँ पे देखो ये वाला गिवन है, तो ये वाला याद रख लेना। सॉरी, यहाँ पे ये है ना C2 के लिए, और ये इसके लिए हमारे पास C1m गिवन है। तो यहाँ पे है C1m, ये मैं C1m लिख लो, ऐसे सही है। ठीक है, अब डेल्टा जी अगर भाई स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी बराबर नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी का फॉर्मूला जो होता है, डेल्टा जी बराबर ये -NFE होता है ना, वर्क, यूजफुल वर्क के बराबर होता है। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव, अब एक चीज़ अब याद रखना है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो हमारे पास जो ई होता है, ई नॉट, वो हमारे पास क्या होना चाहिए? ई सेल हमारे पास क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है, तभी ये स्पॉन्टेनियस का कंडीशन है। ये कंडीशन है स्पॉन्टेनियस का। तो आइए अब वैल्यू हम नेक्स्ट इक्वेशन लगा के कंडीशन नेक्स्ट इक्वेशन लगा के कंडीशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ई बराबर आपके पास होता है ई नॉट सेल, और आपके पास क्या होता है? -RT अपॉन, ये आपने ऐड किया है जो फाइनल इक्वेशन निकाला, ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिख रहे थे। तो -RT अपॉन NF होता है ना, तो NF यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, N फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 था, तो 2F है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखा क्योंकि कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है। कंसंट्रेशन पता होता तो स्टैंडर्ड 0.059 वाला फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ पे ln लगा लो, ln C1/C2 लिख लो। तो E बराबर आप लिखो 0 - RT अपॉन 2F ln C1/C2। अब हमें E बराबर आप लिख सकते हो, ई सेल बराबर क्या लिख सकते हो? RT अपॉन 2F ln, इसको अगर आप लिखोगे, ये नेगेटिव है और इसको ऊपर कर दोगे C2/C1, तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये पलट दोगे तो वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। तो आप ये लिख सकते हो, है ना। अरे भाई ln C1/C2 है, इसको लिखोगे तो -ln C2/C1 हो जाएगा। ठीक है, हिंट आप देखते रहना, मुझे पता है छोटी हुई ये दिक्कतें करती है। अब आप क्या चाहते हो? हमें चाहिए क्या कि स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो ई हमारे पास सेल ग्रेटर देन 0 करना है, तो ये कब पॉसिबल है? तो अगर आपने मान लो ऊपर की वैल्यू क्या ले लिया, चूँकि हमें ये चाहिए तो इसलिए हम क्या बोल लेंगे, जो C2 होगा वो C1 से बड़ा होगा। भाई C2 होगा C1 से बड़ा होगा तभी तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो C2 है वो क्या होना चाहिए? C2 हमारे पास C1 से बड़ा होना चाहिए। तो C2 बराबर हमारे पास √2 C1, ये ऑप्शन सही होगा। अब कैसे सही होगा? देखो, √2 की वैल्यू 1.414 होता है और C1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा। बाकी केस में देखो ये बराबर हो गया, नहीं बराबर नहीं होगा भाई, और क्या इसमें तो ये छोटा हो जाएगा, और ये तो हमारे पास C1 नहीं C2 चाहिए, C2 बड़ा चाहिए। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हो सकता है, यही हो सकता है भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं। बाकी में छोटा हो जाएगा डिवाइड करोगे तो ये तो हमें C1 तो चाहिए ही नहीं था बराबर, इसमें तो C2 मतलब C1 ज़्यादा आ रहा है, हमें C2 ज़्यादा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर फास्ट पढ़ा रहा हूँगा
तो आप बोल देना, ठीक है। कहीं भी अगर थोड़ी मोड़ी गलती हो तो बता देना, मैं कमेंट में ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है दोस्तों, तो उसमें थोड़ा सा फास्ट ही चलना पड़ेगा। फास्ट वैसे मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ बता देता हूँ, फास्ट तो कुछ नहीं है, फिर भी नहीं समझ आए उसके बाद बोल रहा हूँ। NF बराबर क्या होता है, ई सेल होता है। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपसे डेल्टा जी नॉट पूछा है ना, तो डेल्टा जी नॉट तो डेल्टा जी लगा लो, अगर डेल्टा जी गिवन है तो माइनस NF लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको क्या गिवन है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको गिवन था कितना, 17.37, और किलो जूल में था तो जूल में लिख लो, तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1000 से 10⁻3, और ये n की वैल्यू आपको -3 हो जाएगा, है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन गिवन है। f की वैल्यू आपके पास 96,500 फैराडे, और आपके पास E नॉट की वैल्यू आपसे पूछा था, तो E नॉट सेल की वैल्यू आपने सॉल्व करना है। E नॉट वैल्यू जो निकल के चली आएगी आपके पास -6.0 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। आपको पूछा क्या था, x की वैल्यू पूछा था, ये ऑलरेडी गिवन था, तो लगभग आपके पास क्या हो जाएगा 6। मैग्नीट्यूड आप देख लो, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन, हमने 3 स्ट्रेटजी रूल बताया, पेपर आउट स्ट्रेटजी रूल बताया, उसको फॉलो कर लेना, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे जो मैंने बता रहे हैं अभी, है ना, ये पूरा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, बाकी टॉप 100 क्वेश्चन आएगा और 20-25 गेस पेपर आने वाले हैं, उसको सॉल्व कर लेना, बात खत्म, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।